क्या आपको मालूम है इंडिया में वाकई में लॉकडाउन 2.0 लगने वाला है या उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, अब हम उसी पे बात करने जा रहे हैं और ये हकीकत बनते हुए दिख रहा है। पहला जो लॉकडाउन लगा था वो 1 या 2 हफ्ते के लिए लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन वो साल भर चला, बहुत टाइम तक चला। अगर ये लॉकडाउन लगा तो कैसा होगा, किस टाइप्स का लॉकडाउन होगा और इसमें क्या समस्याएं होगी। और ये शायद लॉकडाउन इंडिया के लिए ही नहीं, ये लॉकडाउन ग्लोबल एनर्जी लॉकडाउन होने वाला है, जिसमें हो सिर्फ इसेंशियल चीज़ों को छोड़कर हर चीज़ को शायद बंद कर दिया जाए। और ये एक तरह से एनर्जी लॉकडाउन होगा, एनर्जी बेस्ड लॉकडाउन होगा। इसकी शुरुआत इंडिया के अंदर कुछ जगह दिखने लग गई हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गुजरात के अंदर गाड़ियों को डीजल मिलना बहुत हद तक एक लिमिट कर दिया गया। जहां गाड़ियों को 200-300 लीटर डीजल्स मिलता था, वो एरिया क्रॉस करने के लिए अब उनको 50 से 100 लीटर डीजल दिया जा रहा है। वहाँ गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में किसानों के द्वारा भी अभी स्ट्राइक किया गया था, जिसमें पीपावा राजोला हाईवे पर अमरेली के किसानों ने अपने ट्रक खड़े करके हाईवे जाम कर दिया था, वो प्रोटेस्ट किया था। ये वीडियो आपने देखा होगा। अभी लेटेस्ट जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये उसमें सबसे ज़्यादा संकट है और वहाँ पर सप्लाई चेन बाधित हो चुकी है। हालांकि सरकार का कहना है कि हमारे पास तेल के भंडार पर्याप्त हैं, तेल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तेल की कमी नहीं है तो ये सप्लाई चेन बाधित क्यों हुई। जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम सप्लाई चेन को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर आप सप्लाई चेन को रेगुलेट कर रहे हो, उसको करने में ये हालात हो रहे हैं, और अगर वाकई में तेल की कमी हो गई तो हालात कितने बदतर होंगे। हालांकि ये समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं आने वाली है, ये समस्या पूरी वैश्विक समस्या है और चल रही थी। वो अगर शांत हुई है तो उसके बाद यूक्रेन ने रशिया के जो तेल रिजर्व एरियाज़ थे, जो डिपोज थे, उन पे उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। उनके बहुत सारे तेल डिपोज को नष्ट कर दिया है। ईरान ने भी यूएई के और इन के तेल डिपोज को नष्ट कर दिया था। तेल को निशाना बनाने का कारण ये है कि पूरी तरह से पूरे जो भी किसी भी देश के अंदर इतना तेल रिजर्व नहीं है जो अपनी अर्थव्यवस्था चला पाएगा। अपने जो भी व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट है, उनके पास भरपूर भंडार है नहीं है। वो सारे डिपेंडेंट्स हैं, दूसरे देशों से तेल लेते हैं। ज़्यादातर अरब के जो है एरियाज़ हैं, देश हैं, उनसे तेल लेते हैं। अगर वो नष्ट हो गए तो पूरी तरह से पूरे विश्व में एक लॉकडाउन की समस्या आ जाएगी। और ये कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं, ये युद्ध तो 1 या 2 हफ्ते में हो सकता है बंद हो जाए। होगा तेल की का जो इतना युद्ध के अंदर नष्ट कर दिया गया है, तेल डिपो पे स्ट्राइक कर करके ड्रोन से उनको उड़ा दिया गया है, उसको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। तो को रेगुलेट करने या सप्लाई चेन बाधित होने का मसला नहीं है। ये बात ये नहीं है कि सप्लाई चेन बाधित होगी, क्योंकि सप्लाई चेन बाधित हो गई तो क्यों हो गई है, वो इतने दिन से मालूम था। आने वाला टाइम कैसा होगा, उसमें समस्याएं आएंगी। अगर आप सप्लाई चेन नहीं बना के रख सकते, नहीं मेंटेन कर सकते, तो फिर और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मेंटेन करोगे। इसमें मेन जो प्रॉब्लम्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों का बढ़ना। सरकार के निर्देश के बाद जो तेल कंपनियां हैं रिटेल्स में डीजल अवेलेबल करवा रही हैं, वो मार्केट में अप्रोक्स 93 से 95 के आसपास अवेलेबल करवा रही हैं। और यही जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपोज़ हैं, जो बड़े अपना तेल लेते हैं अपनी फैक्ट्रीज के लिए, वो डायरेक्ट कंपनियों से ले रहे हैं, तो उनको ये तेल की कीमतें 128 से 145 रुपये के आसपास में मिल रही हैं। तो इसका मेन जो एक कारण ये हुआ कि वो जो ट्रांसपोर्ट हब हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो डायरेक्ट कंपनियों से तेल ना लेकर जो पेट्रोल पंप है वहाँ से तेल उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप से तेल ख़त्म हो गया और सप्लाई चेन बाधित हुई। तो इसके लिए सरकार को उन सब के लिए एक रूल्स या एक गाइडलाइंस जारी की है, उस पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन पहले मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब हुआ क्यों है और इसके कारण क्या हो सकते हैं। वहाँ पर 2-3 चीज़ें जो मेन हैं। अभी गुजरात के अंदर जो किसानों के द्वारा खेती करने का कार्य किया जा रहा है, फसलें बोने का या फिर जोतने का, जिससे
ज़्यादातर वहाँ पर डीजल्स के आधार पर जो ऑयल कुएँ हैं पानी के या जो भी सप्लाई वो डीजल बेस पे की जा रही है। उनको किसानों को भी एक लिमिट तय कर दी गई है डीजल देने के लिए। किसानों को 200 लीटर तक का डीजल दिया जा रहा है डिब्बों में। वैसे डिब्बों में तेल देना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसानों को भी तेल तभी दिया जा रहा है जब उनकी आईडी चेक की जा रही है, ये प्रूफ लिया जा रहा है कि हाँ वो किसान है और उसको एक अलग रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अमरेली के किसानों ने हाईवे जाम कर दिया था, ट्रैक्टर्स लगा दिए थे। उसके बाद सरकार ने पेट्रोल पंप पे पुलिस लगाई ताकि वो जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब वो अपना नुकसान कवर करने के लिए वो क्या ट्रिक अपनाई है उन्होंने कि मार्केट में तेल की सप्लाई उन्होंने कम कर दी। ये जो मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको घाटा हो रहा है। तो जो लास्ट इतना टाइम चला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑयल की जो रेट है बहुत लो थी, हम बहुत कम दाम पे ख़रीद रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेट कम नहीं की गई इंडिया में। वो सेम उसी रेट पर हमें 80 से 90 के बीच में तेल मिल रहा था, 90 के आसपास तक मिल रहा था। जो प्रॉफिट किया वो आपने क्यों किया? तब आपने क्यों नहीं कहा कि हम बहुत प्रॉफिट कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे? अगर अब आपको लॉस हो रहा है तो ये एक बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल्स में रिस्क होते हैं, बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता। आप तो बिजनेस कर रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि समाज सेवी एक एनजीओ हो जो आपका प्रॉफिट बेस पे आपकी कंपनियाँ नहीं है, प्रॉफिट बेस कंपनीज हैं, प्रॉफिट कमा रहे हो आप। तो अगर आप अब इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो सौराष्ट्र का एरिया है, जैसे कि गांधीधाम, मुंद्रा पोर्ट है, एक कच्छ के आसपास का एरिया है, मोरबी है, ये जो पूरा एरिया है वो एक ऐसा जोन है जहाँ पूरा भारत सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मोरबी, गांधीधाम है, मुंद्रा पोर्ट्स है, यहाँ पर पोर्ट्स पे जो विदेशों से शिप्स के थ्रू जो माल उतरता है और फिर वो ट्रकों के माध्यम से सप्लाई होती है। अगर ट्रकों को डीजल नहीं मिलेगा तो वो देश के और हिस्सों में सप्लाई नहीं कर पाएंगी। वहाँ सप्लाई नहीं होगी तो ज़्यादातर जो व्यापारी हैं, बिजनेस हमारे यहाँ क्राइसिस में सहयोग करने वाले नहीं होते, क्राइसिस में फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा गैस का जो क्राइसिस था, उसमें स्टॉक कर करके जो कंपनीज थी उन्होंने भी स्टॉक कर करके रखा हुआ था और बाहर बोर्ड लगा दिया था कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है। पुलिस के हस्तक्षेप से कार्रवाई करने के बाद छापे पड़े, तब जाके वो छूटा। पूरे देश में लगभग 3700 से ज़्यादा छापे पड़े। वैसा ही अब भी होने वाला है। अब भी कंपनियां कर रही हैं, कंपनियां सरकार पे प्रेशर बनाना चाह रही हैं कि हम तेल की सप्लाई कम करेंगे तो जनता, लोगों को डीजल नहीं मिलेगा, सप्लाई चेन का बहाना बनाकर रेट हाई कर दिए जाएंगे। सीधा टॉपिक ये है, कंपनी के थ्रू लोगों में डर बनाकर वो अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये लॉस वो सहन करें, वो चाहते हैं कि लोगों को डरा दिया जाए कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत भयंकर स्थिति खराब है और हम इस वजह से रेट बढ़ा रहे हैं। और सरकार पर भी वो एक कंपनियां इस तरह से दबाव बना रही हैं। नो डाउट्स कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी है बहुत स्थिति खराब है, पर उसका अभी तक भारत पे इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यही कह रही हैं कि हमारे पास 60 दिन के आसपास का भंडार उपलब्ध है। अभी आते हैं क्या हुआ, मेन टॉपिक्स क्या हो रहा है प्रेजेंट जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। ये मैं मीडिया से सुनी हुई बातें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू सुनी हुई चीज़ें नहीं है। मैंने आज ही बात की है गुजरात में, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, वो काम करते हैं, उनसे मैंने जाना कि वहाँ ड्राइवर्स को डायरेक्ट डीजल्स देना एक तरह से पेट्रोल पंप ने बंद कर दिया है। एक मोरबी जो गुजरात का है वहाँ पर बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर भारत एक पेट्रोल पंप है, उसी पर फ़िलहाल आज की डेट में, कल से और आज तक उसी पे एक डीजल अवेलेबल था और किसी पेट्रोल पंप पे नहीं था। हो सकता है आगे अभी अवेलेबल करवा दिया वो बात अलग है, लेकिन कल और आज की डेट्स में ये 20-22 घंटे की जो भी 20 इस डेट में सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर ही डीजल मिल रहा था, जिसकी एक लिमिट थी कि ट्रांसपोर्ट जो संघ हैं उनके हस्तक्षेप से या उनके अकाउंट्स जो बने हुए हैं उनके थ्रू ही डीजल दिया जा रहा था। डायरेक्ट डीजल देना बंद कर दिया था, वो भी
कहीं पर 100 लीटर दिया जा रहा है, कहीं पर 150 लीटर दिया जा रहा है, और नॉर्मली अगर कोई और पेट्रोल पंप डायरेक्ट दे भी रहा है तो 50 लीटर से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा। ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि ट्रक ड्राइवर्स रास्ते में स्टक हो जाएंगे, तो फंस जाएंगे। अगर उनका डीजल ऐसी जगह ख़त्म हो गया जहाँ पर ना कोई रेस्टोरेंट होगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, वो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरा उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी एक सुझाव है कि आप जब तक आपको पर्याप्त डीजल ना मिल जाए, जिस डीजल में आप अगले स्टेशन तक पहुंच जाए जहां आपको डीजल मिलने के चांस हैं, या फिर आगे कोई ऐसा होटल या कोई ऐसा एरिया हो जहां पर आप अपनी गाड़ी अगर खड़ी भी हो जाए तो सेफ फील कर सकें, वहां तक का आप डीजल भरवाने के बाद ही चले। किसी के प्रेशर में आकर कोई भी कदम ना उठाएं और पैनिक ना हो। ये समस्या सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी, पर पैनिक ना हो और एक अपनी सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं। अब बात आते हैं कंपनियों के लिए सरकार ने क्या किया है और क्या कर रही हैं। मेन और सीधा दो पॉइंट्स मेन आते हैं सबसे ज़्यादा। किसानों की खेती से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसान कोई ज़्यादा डीजल का यूज़ नहीं करते और वो पहले भी करते आ रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि हम 6 महीने के जो खपत है उसके हिसाब से तेल दे रहे हैं। तो क्या 6 महीने से पहले किसान खेती नहीं कर रहे थे? हर साल में 2 या 3 फसल तो डालते ही हैं, तो वो तो उसी हिसाब से अपना यूज कर रहे हैं। सबसे इसमें मेन टॉपिक है, एक तो तेल कंपनियों की सप्लाई उन्होंने कम कर दी है अपने नुकसान को कवर करने के लिए, अपना नुकसान कम करने के लिए, ताकि मार्केट में तेल कम जाएगा तो उनको नुकसान कम होगा और शायद लोग इससे पर जब वो रेट बढ़ा देंगे तो कोई इसकी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। दूसरा, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो डायरेक्ट उन कंपनियों से तेल ना खरीद के, जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे पेट्रोल पंपों से तेल खरीद रही हैं। इससे पेट्रोल पंपों पे तेल ख़त्म हो गया। मेन पॉइंट्स दो ही हैं इसके। इसके लिए अभी जो गुजरात के ट्रांसपोर्ट्स की जो AGTTA है, अखिल गुजरात ट्रांसपोर्ट संघ है, उसने वहाँ की स्टेट सरकार को एक ज्ञापन दिया है ताकि ट्रकों को तेल मुहैया करवाया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ गुजरात तक लिमिट नहीं है, पूरे देश तक प्रभाव पड़ेगा इसका, और वो सप्लाई चेन बनाई जाए। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है कि अलाउंस किया जा रहा है माइक के थ्रू कि पैनिक ना हो और अपनी व्यवस्था बनाए रखें। ज़्यादा जो पेट्रोल पंप हैं उन पे पुलिस लगा दी गई है, जो लाइन है उनको मेंटेन करने के लिए, ताकि भीड़ अनियंत्रित ना हो। उसके अलावा सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि वो पहले से भी की जा रही हैं, अपने जो व्हीकल्स का उपयोग कम किया जाए, जितना हो सके वो ऑनलाइन काम किया जाए। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो पेट्रोलियम मंत्रालय, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास 60 दिन का और डीजल पेट्रोल अवेलेबल है और 45 दिन का गैस अवेलेबल है, तो आप पैनिक ना हो। पर ये सब होने के बाद भी अगर ये व्यवस्था हो रही है और तो उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी लोग ये जमाखोरी कर रहे हैं, वो चाहे बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि ज़्यादातर डीजल्स में कंपनियां ही अपना स्टॉक रिजर्व कर रही हैं, वो मार्केट में उतना तेल उतार नहीं पा रही हैं अपने नुकसान की वजह, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और लोगों को पैनिक ना हो इसके लिए भी जागरूक किया जाए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो दूसरे देशों को तेल निर्यात करती हैं भारतीय कंपनियां, उस पर लीटर पर 21.5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया गया है। और जो विमान कंपनियों, वो जो विमान हैं उनके लिए जो तेल यूज होता है, उनके ऊपर 29.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है, ताकि बाहर कम सप्लाई की जाए तेल की। क्रूड ऑयल खरीदने की कोशिश वो जो कर रही हैं वो कर रही हैं। पेट्रोल जो पंप मालिक हैं उनको भी पहले 1 दिन का क्रेडिट लाइन होती थी, अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 3 दिन की क्रेडिट लाइन दी है, जिससे उनको पैसे की कमी ना हो और वो पर्याप्त अपना डीजल खरीद सके। इसके अलावा जो गुजरात में सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1450 मतलब 1452 किलोलीटर कैरोसिन अवेलेबल करवाई है, ताकि जो किसान अपने डीजल की जगह उसका उपयोग कर सके। इसके अलावा 36,000 कैरोसिन जो जिला कलेक्टर हैं उनके माध्यम से वितरण करवाने का कार्य किया जा रहा है। हर स्टेट की सरकारें ऐसा कुछ कर रही हैं, पर उससे ज़्यादा ये सोचने की बात है कि ये सब हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। ये अभी हम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत में है, ये समस्या पूरी ग्लोबली समस्या होनी, वैश्विक समस्या हो
होने वाली है वो हो गई है। इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रियां हैं, ये उनकी एक सीधी और सटीक चाल है। इसमें डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, हो सकता है इसे सीधा अमेरिका का एक साजिश है, क्योंकि अमेरिका के पास तेल है पर उसके पास रिफाइनरीज नहीं है। इसलिए वो जानबूझकर इन सब जो ईरान के साथ युद्ध में लड़ा, उसने रूस से जो युद्ध को ख़त्म नहीं होने दे रहा। यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत पहले ख़त्म हो जाता। ईरान के साथ उसने युद्ध किया, उसको इतना बड़ा उलझा दिया, और उनके तेल डिपोज पे जो अटैक किया जा रहा है उसका सीधा सटीक यही है कि यूक्रेन उधर रूस के तेल डिपोज पे अटैक कर रहा है, ईरान जो है वो यूएई के तेल डिपो पे अटैक किया है ताकि उनको नष्ट कर दिया जाए। और इन कंट्रीज़ के अलावा जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान वगैरह, या ईरान जो भी हैं, उधर रूस है, इनके अलावा और बाकी जो देश है उनके पास बहुत कम मात्रा में ऐसा है जो कि खुद की ज़रूरतों का भी पूरा पर्याप्त तेल उनके पास नहीं है। सारे जो देश हैं वो डिपेंडेंट हैं। हाँ, अमेरिका के पास तेल का भंडार है, उसके पास ऐसे कुएँ हैं, पर उसके पास रिफाइनरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक उसकी साजिश है, और ये अमेरिका की सीधी सीधी सटीक हरकत है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो जो भी अपने बेस पे हो सके, जो भी कार्रवाई कर रही है उसको स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट लागू करे, और दूसरे देशों से जो संबंध बनाए जा रहे हैं उनको एक अलग रूट तैयार किया जाए ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके। क्योंकि आने वाला जो लॉकडाउन 2 अगर होगा वो ग्लोबली एनर्जी बेस वो होगा, जिसमें पूरी एनर्जी ठप होने के चांसेस हैं। क्योंकि अब भी पूरे विश्व में ज़्यादातर चीज़ें, ये कहें कि 90% चीज़ों से भी ज़्यादा डीजल पेट्रोल पर ही डिपेंडेंसी है। इलेक्ट्रिक चीज़ों की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक्स के माध्यम से बहुत कम काम हो रहा है। इसलिए पूरे विश्व में अपनी पकड़ फिर से वापस मजबूत बनाने के लिए अमेरिका की एक बड़ी साजिश नज़र आ रही है, और वो इस काम को किसी भी हद तक करेगा, क्योंकि उसको ये क्लियर मालूम है कि इसके नुकसान क्या होंगे। नुकसान उसको भी होगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम कर रहा है, ताकि अगर ऐसा होगा तो और जो कंपनियां हैं, जो रिफाइनरी है, सिर्फ उन्हीं से, अमेरिका से ही तेल खरीदने पे मजबूर हो जाएंगी, और वो अपनी मांग पे, अपनी डिमांड के आधार पर अमेरिका तेल बेचेगा। जब कहीं और तेल के पर्याप्त भंडार होंगे ही नहीं, सबको ख़त्म करवाया जा रहा है। यूक्रेन की इतनी हिम्मत नहीं कि रूस से लड़ सके, उसको सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। ईरान को भी अगर अमेरिका चाहता तो बहुत जल्दी ये युद्ध ख़त्म कर सकता था, 1 हफ्ते के अंदर पूरा इस युद्ध को ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने इस युद्ध को जानबूझकर बढ़ाया। क्योंकि यूक्रेन चाहे कितना अमेरिका कितना, वो कितना ही और कुछ नहीं है। अमेरिका की एक सोच समझी चाल है जिसमें शायद ईरान भी फंस रहा है, उसको भी नहीं मालूम। और ईरान ने के साथ साथ जो सबसे धोखे में फंस चुके हैं वो यूएई है, सऊदी अरब है, अरब की कंट्रीज़ फंस गई है, क्योंकि वो डिपेंडेंट थी अमेरिका पर। और अमेरिका इन सब का तेल भंडार ख़त्म करवा कर वो सिर्फ अपने तेल की कीमतें हाई रेट पर बेचने का उनका प्लान है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ यही कर सकते हैं कि पैनिक ना हो, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डीजल उन जगह पे सप्लाई किया जाए जैसे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए किया जाए। हम अपने निजी काम के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, जब ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें। और जैसे फर्स्ट लॉकडाउन में पूरे देश ने एकजुट होकर साथ दिया, तो ज़रूरत है कि इसमें भी अगर लॉकडाउन होगा तो उसमें भी पूरा देश, पूरी संस्थाएं और सारी जनता इसमें एकजुट होकर, बस एक बार फिर से मैं यही बात कहूँगा कि जिस एरिया में अभी गुजरात में ये समस्या आ रही है, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ डेली की ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। अगर वो बाधित होती हैं तो इसका बिल्कुल पूरे देश पे प्रभाव पड़ेगा। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं कि 50 लीटर तेल गाड़ियों को दिया जाए, उससे उनसे कुछ नहीं होगा। डीजल ट्रकों के लिए ज़्यादा अवेलेबल करवाया जा सके ताकि वो अगले गंतव्य तक पहुँच पाएँ, और जो कोई भी इसका जमाखोरी कर रहा है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जो सरकार काम कर रही है उसका सख्त
सरकार का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका काम बनता है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और सख्त उस पर ध्यान दिया जाए। किसानों को डीजल मिलना भी ज़रूरी है, अगर उनको डीजल नहीं मिलेगा तो वो अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। ट्रकों को भी डीजल मिलना ज़रूरी है, अगर वो डीजल नहीं मिलेंगे तो वो सिर्फ लॉस ट्रकों को ही नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ही लॉस नहीं होगा, वो लॉस हम तक भी होगा, क्योंकि माल नहीं पूछेगा तो हमारे यहाँ रेट बढ़ेंगी तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंडिया में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम में सिर्फ हमारी प्रॉफिट बेस काम किया जाता है। हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसका स्टॉक कर दें और जब टाइम आए हम उसको दुगने रेट्स पे बेचें। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसा ना करें। जो चीज़ आपके पास जितनी पर्याप्त है और जितना टाइम आपको ज़रूरत है उतना ही यूज करें, उससे ज़्यादा स्टॉक ना करें, क्योंकि